हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री। आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। इस प्रकार हमारी ये जो कक्षा होती है उसके दो भाग होते हैं। पहले भाग में करंट अफेयर्स और दूसरे भाग में ऐतिहासिक घटनाएं। इस प्रकार अपनी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आप सभी का स्वागत है 18 मई के दिन इस सुप्रभात सीरीज में। तो आज तक जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं सबकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डेली आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलता है। इसी के साथ में जब आप एड्यूरोही ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको हर दिन मिला करेगा। जब भी मैं आपके लिए क्वेश्चन अपलोड करूंगा तो वो आपको वहां पर दिख जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन वहां पर दिए गए हैं। तो कम्युनिटी पर क्लिक करके वहां पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर एक्स पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। एडुरोही24 आपको सर्च करना है। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें 8307730527। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के पहले पार्ट पे, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज हम कवर करेंगे और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहली न्यूज आपके सामने है, इंडिया स्पाइक इन ट्रेड विद रशिया नोट ए टेम्परेरी फिनोमिना। EAM जयशंकर सेज, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि रूस के साथ भारत का व्यापार जो हो रहा है उसमें जो वृद्धि हो रही है व्यापार में, वो कोई टेम्परेरी फिनोमिना नहीं है, ये एक स्थायी है। यानी कि हम जो व्यापार कर रहे हैं रूस के साथ वो स्थायी रहेगा, तो कोई ये टेम्परेरी चीज नहीं है। तो ये पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि रूस के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। न्यू दिल्ली इज सीकिंग टू मेक प्रोग्रेस ऑन एन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद रशिया एज वेल एज साइनिंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द मॉस्को लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। नई दिल्ली रूस के साथ निवेश संधि पर प्रगति करने के साथ साथ मॉस्को के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी कोशिश कर रही है। इंडियाज राइज इन ट्रेड विद रशिया शुड नॉट बी सीन एज टेम्परेरी फिनोमिना एज मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर इमर्जिंग, इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर सेड ऑन फ्राइडे। तो इन्होंने कहा कि हम बेहतर तरीके से संबंध रखेंगे रशिया के साथ और ये एक स्थायी रहेगा, ये अस्थायी नहीं है, यानी कि टेम्परेरी नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में काफी समय से युद्ध छिड़ा हुआ है और सभी ऐसा चाह रहे हैं कि भारत की प्रतिक्रिया इन पर क्या होगी। भारत का वैसे तो आपको पता है हमेशा से एक ही स्वभाव रहा है, तटस्थता वाला, यानी कि ना इसकी तरफ झुकेंगे ना उसकी तरफ। लेकिन फिर भी यहां पर कई देश ऐसा चाह रहे हैं कि भारत रूस की निंदा करे, क्योंकि रूस ने क्या किया था, इस यूक्रेन पर आक्रमण किया। लेकिन भारत और रूस के बीच में दशकों से अच्छी घनिष्ठता है, अच्छी मित्रता है।
तो नई दिल्ली यानी कि हमारे भारत ने क्या किया, इन्होंने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने से इनकार कर दिया है। ठीक है ना। हाँ, युद्ध तो गलत ही है, चाहे कोई भी हो। हम अपने घर की बात करें तो घर में लड़ाई हो तो ये तो गलत ही होगा, है ना, नुकसान ही है। लेकिन किसी एक को गलत ठहरा देना ये कहां से सही है। तो भारत का ये रूस के प्रति प्यार आप देख सकते हैं। दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह भारत हमेशा से करता ही रहा है, तो ये करता भी रहेगा। अब चलो जी, रूस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4 और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। रूस की मुद्रा, जिन्होंने लिखा होगा ना रूबल, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे हम बात करते हैं रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहां पर जो ये मुद्रा का नाम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रूसी रूबल, रूसी रूबल। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूबल केवल इस रूस की ही मुद्रा का नाम है। जब आप जाएंगे ताजिकिस्तान में, ताजिकिस्तान, उस ताजिकिस्तान की मुद्रा का नाम भी क्या है, रूबल ही है, जिसे हम ताजिक रूबल के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा अंतर हमें ध्यान में रखना है। जब हम बात कर रहे होते हैं कीना के बारे में, कीना, ये कीना कहां की मुद्रा है, तो आप कहेंगे ये पापुआ न्यू गिनी, इस देश की मुद्रा है कीना। जब हम पापा न्यू गिनी की बात करते हैं तो इस देश की राजधानी क्या है, तो आपको पता है पोर्ट मोरसबी इस देश की राजधानी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। जब हम ताजिकिस्तान की बात कर रहे होते हैं, ताजिकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, दोशांबे, और इस देश की मुद्रा का नाम ताजिक रूबल है। तो ये पॉइंट कवर हो गया। अब हम बात करते हैं रुपया। रुपया तो आपको पता है बहुत सारे देशों की मुद्रा का नाम है। जैसे हम अपने प्यारे भारत की बात करते हैं तो भारत की मुद्रा क्या है, भारतीय रुपया, और इस अपने भारत देश की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली, या फिर हिंदी में कह देते हैं नई दिल्ली। तो जैसे हम नेपाल की बात कर रहे होते हैं, नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे नेपाली रुपया, और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तानी रुपया। मालदीव की जब हम बात करते हैं तो मालदीव की मुद्रा का नाम है मालदीव रुपया। श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की मुद्रा का नाम भी क्या है, श्रीलंकाई रुपया। और इंडोनेशिया की जब हम बात कर रहे होते हैं, इंडोनेशिया की भी मुद्रा का नाम क्या है, इंडोनेशियाई रुपया, वो रुपया बोल देते हैं हम वैसे बोलने में। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। रियाल की जब हम बात कर रहे होते हैं, रियाल भी कई देशों की मुद्रा है। जैसे हम बात करते हैं ओमान के बारे में, ओमान की मुद्रा रियाल है, जिसे ओमानी रियाल बोल दिया जाता है। इस ओमान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे मस्कत, या मस्कट भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ईरान, ईरान की राजधानी है तेहरान, उस ईरान देश की मुद्रा भी क्या है, रियाल, जिसे ईरानी रियाल बोल दिया जाता है। कतर, कतर के बारे में आप जानते हैं, कतर की राजधानी दोहा है, तो कतर की मुद्रा का नाम भी क्या है, कतरी रियाल है। जब आप सऊदी अरब में जाएंगे, सऊदी अरब जिसकी राजधानी है रियाद, उस देश की राजधानी यानी कि सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा क्या है, रियाल है। और एक देश और आता है यमन, ओमान की आधिकारिक मुद्रा भी रियाल है, और यमन की आधिकारिक मुद्रा भी क्या है, रियाल है। और इस यमन की राजधानी क्या है, साना। तो इस प्रकार से आपको कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। मुद्राओं से संबंधित मैंने आपको बता दिया है कुछ पॉइंट, तो आपको ध्यान में रखना है। इन देशों की राजधानी तो आपको पता ही होगा। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, ठीक है।
जब हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और जैसे बात करते हैं हम श्रीलंका के बारे में, तो ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इसके बारे में आप बताएंगे। तो ठीक है, ये पॉइंट आपका कवर हुआ। अब चलो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारतीय संविधान में सन्निहित रिक्त स्थान रूस सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। रूस के साथ हमेशा से ही हमारे भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, तो रूस के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है वो बता दीजिएगा। ये रूस पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, इंग्लिश में कहें तो इसे यूएसएसआर के नाम से जानते थे। 1991 में इसका विघटन हो गया और उसके बाद में इसके कई अलग अलग देश बन गए थे। तो आप ये बताइए कि भारतीय संविधान में कौन सी अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है? तो जल्दी से आप बताएंगे कौन सा पॉइंट इसमें से ठीक रहेगा। जैसे जिन्होंने लिखा होगा ना मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है वो हमने रूस के संविधान से ली है। जब हम मूल अधिकारों की अवधारणा की बात करते हैं तो ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली हुई है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, यानी कि आप कहेंगे इसका मतलब क्या होगा? विधि का शासन, या फिर विधि का शासन कहेंगे तो इंग्लैंड से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की उदाहरण हमने कहां से ली है? जापान से। तो ये पॉइंट आपका कवर हुआ। फिर जैसे बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा, ये हमने कौन से संविधान से ली है? तो आप कहेंगे आयरलैंड देश के संविधान से हमने ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को स्वीकार किया है। तो ये पॉइंट आपका कवर हुआ। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया लाइकली टू लूज ओलंपिक बॉक्सिंग कोटा एज वाडा सस्पेंड्स प्रवीण फॉर 3 वेयरबाउट फेलियर्स। भारत ओलंपिक मुक्केबाजी कोटा जो है ना वो खो सकता है, क्योंकि वाडा ने प्रवीण को निलंबित कर दिया है, क्योंकि 3 बार जानकारी नहीं दे पाए थे, वो कुछ इंपॉर्टेंट रही होगी। तो प्रवीण जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है वाडा के द्वारा। जब हम इस वाडा की बात कर रहे होते हैं तो ये एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संगठन है, ठीक है ना। और इसका मुख्य कार्य क्या है? आपको पता है खेलों में आजकल ड्रग्स का प्रचलन बढ़ रहा है। उसी ड्रग्स के प्रचलन को रोकने के लिए विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था बनाई गई है जिसका नाम है वाडा। यानी कि अगर हम इसका नाम देखेंगे तो क्या कह सकते हैं? विश्व डोपिंग विरोधी संस्था, ठीक है ना। तो ये विश्व स्तरीय संगठन है, विश्व स्तरीय संस्था है। यही देखती है कि किसे निलंबित करना है और किसको यहां पर खेलने के लिए जाने देना है। तो यहां पर देख पा रहे होंगे आप, प्रवीण को इन्होंने क्या किया है? सस्पेंड कर दिया है। प्रवीण कोच सुधीर हुड्डा, प्रवीण के जो कोच हैं सुधीर हुड्डा, उन्होंने पीटीआई को बताया था कि उनकी जो स्टूडेंट है यानी कि प्रवीण, उनको वाडा ने 1.5 साल के लिए निलंबित कर दिया है। और ये जो निलंबन है वो कब शुरू होगा? तो इसी महीने से वो शुरू हो रहा है और 2025 तक वो चलेगा। तो 2025 तक निलंबित कर दिया गया है उनको। विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता है प्रवीण हुड्डा, ठीक है ना, उनको निलंबित किया गया है। तो 12 महीनों में इनको 3 बार जानकारी देनी थी, वो जानकारी नहीं दे पाए, इसी वजह से अब इनको निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद अब वो क्या नहीं कर पाएंगे? तो अभी आपको पता है पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं, अभी होने वाले हैं। तो पेरिस ओलंपिक कोटा जो है अब इनसे खो सकता है, ऐसी संभावना है इनको
निलंबित कर देने के बाद। परवीन हु फेस्ड एन ओलंपिक कोटा इन वुमेन्स 57 किलोग्राम वेट क्लास ड्यूरिंग द एशियन गेम्स लास्ट ईयर फेल टू फाइल हर whereabouts in the period from April 2022 to March 2023 as per WADA राइट्स। तो विश्व स्तरीय संगठन यानी कि ये जो वाडा है इसकी कुछ शर्तें होती है जिनके मुताबिक चलना होता है। अगर इनकी मुताबिक नहीं चला जाता तो वो निलंबित कर देते हैं, और जो भी विश्व स्तरीय कोई ओलंपिक खेल चल रहे होते हैं या कोई अदर खेल चल रहे होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये हैं परवीन हुड्डा, ठीक है। विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता। तो कांस्य पदक विजेता है और उम्मीद थी कि ये पेरिस ओलंपिक में खेलने वाली थी, लेकिन अभी क्या है, चांसेस है कि इनसे वो कोटा खो जा सकता है। तो चलो इसी वाडा के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि ये विश्व स्तरीय जो संगठन है, विश्व स्तरीय जो संस्था है, जिसे हम हिंदी में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी कह देते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है आपको ये बताना है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो जिन्होंने लिखा होगा ना मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने। ये विश्व स्तरीय एक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रग्स के प्रचलन को रोकना, ड्रग्स के प्रचलन को रोकना। जब कोई खिलाड़ी किसी भी टूर्नामेंट में या फिर विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, इस बात की निगरानी रखते हैं ये विश्व डोपिंग विरोधी संस्था वाले। हालांकि जैसे इसकी बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। और कहां पे हुई? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक शहर पड़ता है लुज़ेन, तो वहां के लुज़ेन शहर में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो ये पॉइंट कवर हुआ। ये तो चलो हुआ विश्व स्तरीय ड्रग्स के प्रचलन को रोकने के लिए संस्थान। उसी प्रकार से भारत में भी क्या किया गया है? एक राष्ट्रीय स्तर पे डोपिंग रोधी एजेंसी स्थापित की गई है, एक संस्था स्थापित की गई है ताकि हमारे भारत में जो ड्रग्स का प्रचलन है उसे रोका जा सके, डोपिंग पर नियंत्रण किया जा सके। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना भारत में कब की गई थी आपको बताना है। जिन्होंने लिखा होगा ना 24 नवंबर 2005, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ये एक भारत का राष्ट्रीय संगठन है जो सभी प्रकार के खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। जब हम बात कर रहे होते हैं इस राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो हमारे भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है इनसे संबंधित। तो चलिए जी, भारत में जो भी खेल होते हैं उन खेलों में इस नाडा की अहम भूमिका होती है। तो नाडा की कुछ शर्तें होती है जिनके मुताबिक चलना होता है। अगर इनके तहत नहीं चल पाए तो फिर क्या है, उनका खेलना रद्द किया जा सकता है, ऐसी संभावना बनी रहती है। थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ भी कवर की थी, उसमें भी आपको मैंने बताया था। तो जैसे कि ये तो करंट अफेयर्स की न्यूज़ हुई, तो जितनी भी आपकी पीडीएफ मिलेंगी वो सारी की सारी टेलीग्राम पे ही मिलेंगी। एडुरोही 24 आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहां पर डेली आपको पीडीएफ मिलती है और उसके साथ में एक आपको क्वेश्चन भी मिलता है। तो सर्च कर लीजिएगा वहां पर। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है, क्लास का पहला भाग पसंद आया है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो साथ में क्या है, जब आप YouTube पे क्लिक करेंगे तो वहां पे कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है।
तो उस कम्युनिटी बटन पे क्लिक करना है। वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो वहां पर आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी उस कम्युनिटी पोस्ट में ही। तो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, वहां पर अच्छा लगेगा आपको। अब चलते हैं हमारी इस वीडियो के हम दूसरे भाग में, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री। आज के दिन की मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं हम कवर करेंगे और आज के दिन की कुछ स्पेशली जो बातें हैं वो हम कवर करने वाले हैं। 18 मई के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस ऐतिहासिक घटनाओं की सीरीज में। तो आज का इतिहास क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 18 मई के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय दिवस मनाया जाता है हर साल 18 मई को। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है संग्रहालय बनाने का? तो जाहिर सी बात है, एक मान के चलो कोई संग्रहालय बना हुआ है, वो संग्रहालय किस लिए बनाया जाता है? तो जितनी भी पुरानी चीज होती हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, उन पूर्वजों के द्वारा बनाई गई चीजों को क्या है हम यहां पर रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, संग्रहालय में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजोकर रखा जाता है और इस संग्रहालय में जो चीजें पड़ी है उनका महत्व क्या है। विश्व स्तर पे लोगों को उन चीजों का महत्व बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी कह देते हैं। ठीक है ना। आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये तो हुई कहां की बात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो जैसे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संग्रहालय की बात करते हैं, तो डेनमार्क में जब आप जाएंगे ना, डेनमार्क, तो वहां की एक राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में संग्रहालय बना हुआ है जिसे हम कोपेनहेगन संग्रहालय के नाम से जानते हैं। विश्व स्तरीय अगर संग्रहालय की बात की जाए तो ये कोपेनहेगन संग्रहालय बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी कोपेनहेगन संग्रहालय में स्टडी करके क्रिश्चियन जोर्गेनसन थॉमसन ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, पाषाण काल, कांस्य काल, लोह काल। इंग्लिश में कहें तो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। ठीक है ना, वो मैंने आपको इतिहास में बताया भी हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें जागरूक रहना चाहिए संग्रहालयों के प्रति कि संग्रहालय में क्या क्या चीजें रखी गई है और हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से विकास का क्रम जो है वो तय किया, उनकी यादों को सुंदर तरीके से हम कैसे संजोकर रख सकते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखी और हमने उनको बचाने के लिए संग्रहालय में रख दी है, उन्हें कोई भी नुकसान न पहुंचे, इसीलिए कई संग्रहालय बना दिए। और उन संग्रहालयों का महत्व क्या है, उसी महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 18 मई को। तो चलो, ये तो बात हुई विश्व स्तर की। फिर जैसे हम भारत में कोई बात कर रहे होते हैं, भारत में मान के चलो कोई चीज मिली, हमें पुरातात्विक अवशेष मिला, कहीं खुदाई का काम शुरू हुआ, तो फिर जैसे उस स्थान को राष्ट्रीय स्तर का घोषित कौन करता है, तो नाम आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ASI बोल देते हैं। ASI की स्थापना 1860-61 के आसपास हुई थी और इसके पहले महानिदेशक कौन बने थे, तो नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का। इसी वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो नाम लिख देना अलेक्जेंडर कनिंघम का, या फिर इंग्लिश में कहें तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। जॉन मार्शल भी ASI के महानिदेशक रहे थे। जब 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की जा रही थी, उस समय इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल। 1922 में
मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम शुरू किया गया था राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। उस समय में भी एएसआई के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल ही थे। तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। यही है वो एएसआई जो भारत में खुदाई से संबंधित घटनाएं जो है उन पर ध्यान रखता है, किसी भी स्थल को राष्ट्रीय स्तर का घोषित करता है, तो वो कौन है? एएसआई ही है। और विश्व स्तर पे कोई संगठन है तो विश्व स्तरीय विरासत स्थल घोषित कौन करता है? तो यूनेस्को का नाम आता है, यूनेस्को, है ना। ये तो विश्व स्तरीय है। और राष्ट्रीय स्तर पे कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो चलो जी, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं 18 मई के दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं? पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। क्यों मनाया जाता है ये 18 मई को परमाणु विस्फोट दिवस? तो बात है ये 18 मई 1974 की। 18 मई 1974 को भारत ने दुनिया में अपनी परमाणु शक्ति का लोहा मनवाया था और परमाणु परीक्षण सफल भी हुआ। ये बात है राजस्थान की। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 140 किलोमीटर दूर लोहारकी गांव के पास मलक्का गांव पड़ता है। उस मलक्का गांव में 18 मई 1974 के दिन भारत ने परमाणु शक्ति का ये लोहा मनवाया। ठीक है ना। तो जैसे बात करते हैं उसी उपलक्ष्य में ये प्रत्येक वर्ष पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाया जाता है। ये तो चलो पहली बात हुई, पहली शुरुआत थी हमारी। बाद में, इसके बाद में 1998 में भी क्या किया गया? भारत ने 11 मई के दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को फिर से चौंका दिया था। 13 मई के दिन भी इन्होंने परमाणु परीक्षण किया और उस समय बागडोर किसके हाथों में थी? तो आप कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अचानक इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान सहित कई देश अचंभित हो गए थे, है ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बने बाद में। तो उनके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। 1974 में जो ये परमाणु परीक्षण किया गया था इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम कहते हैं पोखरण 1, यानी कि परमाणु परीक्षण पोखरण 1। तो इस प्रकार से इसकी एक वो है कि हम उसे याद करते हैं कि हमने किस प्रकार से ये चीज हासिल की, परमाणु शक्ति हम बने। इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों का हाथ रहा, बहुत सारे लोगों का इसमें क्या है? सहयोग रहा। अब चलो बताओ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे, ये बात आपको पता है। ये हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे थे? इनको आपको पता ही है किस नाम से जाना जाता है। इनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन। जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था तो बागडोर इन्हीं के हाथों में थी। ये एक बेहतरीन वैज्ञानिक रहे थे, है ना। और ये हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो आप कहेंगे इन्होंने 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ग्रहण की थी और ये 25 जुलाई 2007 तक हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। ठीक है। और जब ये राष्ट्रपति रहे थे उस समय प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनके कार्यकाल के दौरान 2 प्रधानमंत्री बदले थे। तो एक प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो यानी कि जब ये राष्ट्रपति बने उस समय 2 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इन्होंने देखा। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो जब ये राष्ट्रपति थे उस समय कृष्णकांत उपराष्ट्रपति रहे और भैरव सिंह शेखावत भी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे थे। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम 18 मई के दिन जिनका जन्मदिन है या फिर जिनकी जयंती है। जन्मदिन
उनका मनाया जाता है जो जिंदा हो, और जयंती उनकी मनाई जाती है जो इस धरा को छोड़कर चले गए इस संसार से। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे जन्मदिन के बारे में, यानी 18 मई के दिन जिनका क्या है, जन्मदिन है। तो यहां पर ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, उपराष्ट्रपति हैं हमारे ये वर्तमान उपराष्ट्रपति। क्या नाम है इनका, आपने फोटो देखते ही पहचान लिया होगा, माननीय जगदीप धनखड़ जी हैं ये, है ना। तो इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो पहले जैसे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के बारे में, ये जो उपराष्ट्रपति पद हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो इनका आज जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि भारतीय संविधान के रिक्त स्थान के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको पता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वही तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन ये कौन सा अनुच्छेद है जो ये बात कहता है, तो जिन्होंने लिखा होगा अनुच्छेद 64 उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आर्टिकल 64 के तहत यह कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जब हम अनुच्छेद 63 की बात कर रहे होते हैं तो इसमें उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, यानी कि हमारे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह किसके तहत कहा गया है, अनुच्छेद 63 के तहत कहा गया है। जब हम 65 की बात कर रहे होते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं क्या, अनुच्छेद 65 के तहत। तो पहले 63 में इनके पद की बात कही गई है और 64 में इनके बारे में कहा गया है कि यही जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। और 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल में आकस्मिक रीतियों के दौरान, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है। यानी कि मान के चलो कि हमारा जो राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए किसी कारणवश, यानी कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए या फिर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दें, तो फिर ये जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं वही राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे, यानी कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो जब हम बात करते हैं हमारे भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको, चलो बता ही देते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो वो ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई थी। और फिर उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी को फिर क्या किया गया, उनको फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो समझ में आ गया होगा अब तो। चलिए जी, बहुत बढ़िया। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 66 की, तो इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। तो दोनों सदन कौन कौन से हैं, तो आपको पता है निम्नतम सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। इन दोनों सदनों के सदस्यों से एक निर्वाचन मंडल बनेगा और उस निर्वाचन मंडल के सदस्य इनका निर्वाचन करेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको बातें ध्यान में रखनी है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये पॉइंट हमें इनसे संबंधित ध्यान में रखनी है। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताइएगा। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो जिन्होंने लिखा होगा इसमें सी ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है आप सभी ने। तो जैसे बात करते हैं हम राज्यसभा,
इस राज्यसभा के बारे में और अगर हम बातें करें, सॉरी इसमें डी ऑप्शन टिक करना है, 6 साल होता है ना, एक सेकेंड, तो 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जब हम लोकसभा सदस्य की बात करते होते हैं तो 5 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। तो चलिए जी, थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं अब हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के बारे में। इनका जन्म 18 मई के दिन ही हुआ था। 18 मई के दिन इनका जन्म कब हुआ? 1951 में। 1951। ये हमारे भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो वर्तमान में ये हमारे 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और कहा जाता है कि इन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है इनसे संबंधित जगदीप धनखड़ जी। ठीक है ना। तो आज इनकी जयंती है, सॉरी आज इनका जन्मदिन है, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं हम सेकंड, यहां पर आज इनका भी जन्मदिन है। इनके बारे में तो आप बखूबी जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये जैसे हम बात करते हैं, इनका नाम है अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। आज इनका भी जन्मदिन है, तो जन्मदिन की इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में बातें करें तो ये वर्तमान में क्या है हमारे, ये हमारे वर्तमान में सीडीएस हैं। और ये कौन से नंबर के सीडीएस हैं? तो ये दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। ठीक है ना। सीडीएस का मतलब क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका मतलब क्या है? जो हमारी 3 सेनाएं होती है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है सीडीएस। तो ये पद ज्यादा लंबे समय से नहीं चल रहा है, ये कुछ ही टाइम पहले सीडीएस पद लाया गया था। तो यहां पर फोटो देखने का प्रयास करेंगे, ये फोटो आप आज भी नहीं भूले होंगे। ये हमारे पहले सीडीएस रहे। ठीक है, और इनका नाम क्या रहा? आप कहेंगे इनका नाम था जनरल विपिन रावत। आपको पता है ना, इनकी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में। तो 8 दिसंबर का वो दिन था, 8 दिसंबर 2021। तमिलनाडु में इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, है ना, वहां इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनके बाद में जैसे बात करते हैं इन्होंने कब से कब तक ये पद संभाला था, तो 1 जनवरी 2020 से लेकर 8 दिसंबर 2021 तक इन्होंने पहले सीडीएस का कार्यभार संभाला था। तो सीडीएस जैसे ही पद बना तो पहले हमारे सीडीएस यही बने थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई दुर्घटना में। बाद में कुछ टाइम तक ये पद खाली रहा और वर्तमान में हमारे ये जो अनिल चौहान है, जनरल अनिल चौहान, ये हमारे सीडीएस हैं। और ये कौन से नंबर के सीडीएस हैं? तो आप कहेंगे दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। ये कब से इन्होंने कार्यभार संभाला है? तो 30 सितंबर 2022 से लेकर वर्तमान तक ये हमारे
सीडीएस हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है और कितने लंबे समय तक रहेंगे वो हमें पता ही है। तो आज इनकी क्या है, आज इनका जन्मदिन है। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अनिल चौहान। और जैसे बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 18 मई के दिन हुआ 1961 में, ठीक है ना। और फिर जैसे बात करते हैं अभी, ये मैंने 3 सेनाओं के बारे में बताया कि 3 सेनाओं के प्रमुख होते हैं सीडीएस, और इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको त्रिसेवा प्रमुख भी बोल देते हैं, त्रिसेवा प्रमुख, ठीक है ना, त्रिसेवा। अब जैसे हम बात करते हैं थल सेना, जल सेना, वायु सेना के बारे में, इन तीनों सेनाओं में अगर भर्ती होना है तो पहले ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग कहां होती है, वो ट्रेनिंग होती है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में, जिसे हम एनडीए बोल देते हैं। इस एनडीए में ट्रेनिंग होती है और फिर चाहे किसी भी आप सेना में भर्ती हो सकते हैं, चाहे थल सेना, चाहे जल सेना, चाहे वायु सेना। अब आपको यह बताना है कि ये जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं, ये कहां पर है। तो जिन्होंने लिखा होगा ना डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। पुणे के खड़गवासला में है ये, यानी कि ये जो बना हुआ है एनडीए रक्षा एकेडमी जो है वो खड़गवासला में है। जितने भी सैनिक होते हैं वो ट्रेनिंग लेने यहीं पर जाया करते हैं, खड़गवासला में, ठीक है। और यहां पर जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है खड़गवासला पुणे, है ना। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग इंडिया प्राइड। तो ये देखिए, ये बिल्डिंग है। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया है, आज उनका जन्मदिन है, ठीक है ना, जनरल अनिल चौहान जी का। तो बहुत बहुत बधाई है उनको भी। अब चलते हैं जिनकी आज जयंती है। यहां पर ये फोटो आपने जरूर देखी होगी, ये हैं HD देवगौड़ा। इनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे, आपने बखूबी नाम सुना होगा। इनकी जयंती है, इनका जन्म कब हुआ था, 18 मई 1933 को इनका जन्म हुआ था। और जैसे बात कर रहे होते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे हमारे, तो ये आप कहेंगे भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे थे। इनका कार्यकाल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। कहा जाता है कि इन्होंने 1 जून 1996 को शपथ ली थी प्रधानमंत्री के रूप में, और अप्रैल 1997 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, HD देवगौड़ा। तो ये इनका कार्यकाल रहा। और जैसे बात करते हैं 1975 में आपातकाल जब लगा था तो इनको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी, और 18 महीने के आसपास तक ये जेल में भी रहे। फिर जैसे 1996 की बात करते हैं तो इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका भी मिला। और ये उस समय की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री पद का क्या करना पड़ा था, पद त्याग करना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी इनसे पहले प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 13 दिन तक सरकार चलाई, और बाद में उनको बहुमत साबित करना था, लेकिन वो बहुमत साबित करने में असफल हुए। उसी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। और फिर 1 जून 1996 को इन्होंने शपथ ग्रहण की, और ये भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाए। तो आप कहेंगे लगभग 10 महीने तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में कौन बने, तो नाम आता है HD देवगौड़ा का। तो 10 महीने के बाद इनको भी क्या है, पद त्याग करना पड़ा। फिर इनके बाद में कौन बने, तो नाम आता है इंद्र कुमार गुजराल का। इंद्र कुमार गुजराल हमारे 12वें प्रधानमंत्री बने। तो आज इनकी जयंती है, तो हम नमन करते हैं ऐसे वीरों को। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है।
तो यहां पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, इनका नाम है मुकुंद दास। मुकुंद दास, इनका जन्म 22 फरवरी 1878 को हुआ और इनकी मृत्यु 18 मई 1934 को हुई। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। बंगाल में ही ये जन्मे थे। और जैसे बात करते हैं, बंगाल, मृत्यु इनकी हुई पश्चिम बंगाल में, लेकिन जन्म इनका हुआ था ढाका में। उस समय तो ये किसका हिस्सा था? इसी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन अभी वो बांग्लादेश का हिस्सा है। मूल रूप से इनको किसके लिए ख्याति मिली? तो ये लेखन के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे। इनकी बहुत सी रचनाएं प्रसिद्ध रही। जैसे हम बात करते हैं मातृ पूजा, ये इनकी एक कृति थी जो इन्होंने लिखी थी। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी आंदोलन चला करते थे, उनमें इनकी रचनाओं की अहम भूमिका हुआ करती थी, क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लिखा करते थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य भारत माता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जुए से मुक्त कराना था। इस प्रकार से इन्होंने वर्णित किया था अपने लेखन में ब्रिटिशर्स को कि किस प्रकार से वो हानिकारक हैं हमारे लिए। तो 3 महीने के भीतर इन्होंने अपनी उत्कृष्ट कृति मातृ पूजा की रचना की थी। उनके नाटक का प्राथमिक विषय देशभक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन ही रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बातें ये ध्यान में रखनी है। आज इनकी पुण्यतिथि है, इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बाद में ये जो इनकी मातृ पूजा जो है ना, ये रचना जिसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया था कि वो क्रांति पैदा कर दे युवाओं के बीच में। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने 1932 में इनके जितने भी नाटक थे प्रतिबंध लगा दिया गया इनके सभी नाटकों पे कि इनका नाटक चलना नहीं चाहिए। अगर चला तो फिर क्रांति पैदा कर देंगे युवा हमारे खिलाफ, क्योंकि इनकी लेखन शैली इतनी जबरदस्त थी। तो ऐसे ऐसे बहुत से लेखक हुए, बहुत से क्रांतिकारी हुए, जिनकी बदौलत हमें आजादी मिली। तो चलो जी, बहुत बढ़िया है। आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे edurohi24। अगर आप सर्च नहीं करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा इस वीडियो के, वहां पर आपको सीधा डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है। और अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर जाएंगे ना, तो वहां पे कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है। कम्युनिटी बटन पे क्लिक करना तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो वहां एक बार उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी आपको वहां पर मिलेगी। आप जब सर्च करेंगे edurohi24, तब आपको चाहे टेलीग्राम पे सर्च करना हो, चाहे ट्विटर पे सर्च करना हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, हम आपके लिए वहां पर उपलब्ध हैं। और किसी भी परीक्षा की मतलब तैयारी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। 8307730527 नंबर दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। एड्यूरोही ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लीजिए इसे अभी। और सारी की सारी क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। करंट अफेयर्स और आज का इतिहास, ये सीरीज आपकी जो चल रही है, आपकी सुबह 6 बजे क्लास मिल जाती है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एड्यूरोही ऑफिशियल। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।